हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। फाइनली आज निफ्टी 50 ऊपर था। पिछले 2 दिन में भारी गिरावट के बाद आज निफ्टी ने 1.27% की तेज़ी दिखाई। ऊपर ही स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ऊपर ही था। अगर 5 दिन की परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी 3% नीचे है, लेकिन पिछले 1 महीने में ठीक ठाक चला है। निफ्टी ऊपर नीचे चला है, लेकिन जो 5 दिन की पिछली परफॉर्मेंस रही है ना, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। इन्वेस्टर्स के काफ़ी पैसे डूबे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कल निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगी उसके लिए थोड़ा सा हम अमेरिकन बाजार देख लेते हैं कैसा चल रहा है। तो डॉ जोन्स अगर देखें तो 0.11% की तेज़ी और ऊपर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद काफ़ी नीचे गया। अगर जब से स्टार्ट हुआ है तब से देखें तो 0.73% नीचे भी गया है, हल्का सा फिर से ऊपर आ गया है। आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है वो काफ़ी फोकस में रहेगी कि क्या रेट कट होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों निफ्टी ऊपर नीचे चल रही है, काफ़ी रिस्की चल रही है, क्योंकि निफ्टी अपने टॉप लेवल पे चल रही है। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस या 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो ये देखिए निफ्टी अपने टॉप लेवल पे चल रही है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो निफ्टी के गिरने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्स कवर कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चलते हैं वारी रिन्यूएबल। आपके सामने 1 साल का चार्ट पैटर्न ऊपर है। आप देख सकते हो कि 428% की रिटर्न है, लेकिन काफ़ी नीचे आया। अगर आप देखोगे ओवरऑल परफॉर्मेंस 1004% की रिटर्न दी है, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया है? लगभग 50%। दोस्तों आज बता दूं कि अपर सर्किट, लेकिन पिछले कुछ टाइम पे लोअर सर्किट पे चल रहा है और ये स्टॉक सर्किट में ही चल रहा है। उसका रीज़न ये स्टॉक थोड़ा मिड कैप साइज का है। कंपनी काम किस में करती है देखिए, कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी इन दिस रिगार्ड। तो दोस्तों मेन काम रिन्यूएबल एनर्जी का है, और जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी को लेके कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो इसमें सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट लग जाता है। उसी के चलते ये पिछले 6 महीने में ही अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रिटर्न है। कितने पे? लगभग ये 3000 के आसपास पहुंच गया था, तो उसका मतलब अभी आधे रेट पे चल रहा है। 1430 पे आप देख सकते हो कि 50% से भी ज़्यादा डाउन है। उसका रीज़न दोस्तों इसका रिजल्ट कंसिस्टेंसी नहीं देखी जा रही। आप देखिए तो रिजल्ट पहले तो चलो पहले का रहने देते हैं, हम पिछले 1 साल का ही देख लेते हैं कितना आया है। 9 करोड़, 18 करोड़, 64 करोड़, बहुत अच्छा बढ़ गया। लेकिन उसके बाद 51 करोड़ आ गया, फिर 28 करोड़ आ गया। तो रिजल्ट में कंसिस्टेंसी नहीं देखी जा रही, और एक तो कम रिजल्ट है, छोटा रिजल्ट है, छोटी कंपनी है। तो दोस्तों यही थोड़ा सा कारण है कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आती ये सर्किट में चलेगा, क्योंकि छोटी कंपनी है, रिजल्ट भी ऐसा है। हालांकि प्रोमोटर्स अच्छे खासे बने हुए हैं और अब तो एफआईआईज ने भी आना शुरू कर दिया है। डीआईएस इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर है, लेकिन एफआईआईज ने देखिए होल्डिंग बढ़ाई है 0.20% से 0.83। और प्रोमोटर्स में अगर आप देखोगे तो वारी एनर्जीज का ही मोस्टली हाथ है इसमें। तो दोस्तों स्टॉक कैसा है? स्टॉक रिस्की। आपने देख लिया कि सर्किट में चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए यहाँ पे सर्किट में ही चल रहा है तो आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे खरीद लेते हैं तो आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए ऐसे स्टॉक बहुत ही रिस्की रह जाते हैं जब तक स्टॉक में ट्रेडिंग ना हो। नेक्स्ट हम चल लेते हैं BSE। आज के दिन BSE काफ़ी ऊपर है, 3.58% और एकदम ऊपर आ गया। आज इसका रिजल्ट आने वाला था, तो सीधा रिजल्ट देखते हैं। BSE प्रॉफिट फॉल्स 40% ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत ही खराब बात है। 265 करोड़ आ गया है। रेवेन्यू शूट्स अप टू 181%। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? रेवेन्यू जो है वो इतना बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट जो है वो नीचे आ गया। मतलब कि एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये देखिए हम पूरा इसके रिजल्ट पे पहुंच गए। रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ा है। पिछले साल कितना था? 260 करोड़, और इस बार कितना है? 671 करोड़, जो 181% गया, अच्छा खासा गया है। एक्सपेंसेस 140 करोड़ थे और एक्सपेंसेस भी 324 करोड़ हुए, मतलब डबल ही हुए। तो उस हिसाब से तो प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 114 करोड़, और आज कितना आया? 347 करोड़। तो प्रॉफिट तो डबल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन वहाँ पे 40% फॉल क्यों दिखा रहा है? तो दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 440 करोड़ पिछले साल जो था, और अभी कितना हो गया? 264 करोड़। अब इसमें कहानी क्या आई है? अदर इनकम। ये देखिए ये अदर इनकम जो ऐड हुई थी ना, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में हुई थी, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि CDSL में कंपनी की होल्डिंग थी, कंपनी का स्टेक था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पिछले साल जो इनकी इनकम हुई है 430 करोड़ की अदर इनकम है,
430 करोड़ की पूरी नहीं, ये देखिए 406 करोड़ की जो अदर इनकम है वो कैसे आई है, इन्होंने अपना CDSL में से स्टेक बेच दिया था, तो उससे जो पैसे कमाए वो तो इन्हीं के पास आएंगे ना, तो वो सारे अदर इनकम में ही आए थे। उसी की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट 440 हो गया और कंपनी का जो इस बार नेट प्रॉफिट आया वो 264 है, क्योंकि वही अदर इनकम इसमें नहीं है। लेकिन अगर वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, तो उम्मीद है कि कल भी BSE अच्छा ही करेगी और ये काफ़ी हद तक मार्केट के हिसाब से चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है 176% के रिटर्न इसने एक साल में दिए, बीच में इसने बोनस भी दिया था, 5 साल की परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों BSE बुरी कंपनी तो है नहीं, अच्छी कंपनी हो और ये सदाबहार चलती रहेगी। आपको मतलब नाम से ही पता चल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों ये बहुत आगे तक जाने वाली कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेडा, जो कि हमेशा मेरी वीडियोस में आता ही रहता है ये नाम, मैं इसको कवर करता हूँ क्योंकि आजकल बहुत लोग इसमें फोकस में है। उसका रीज़न क्या है, इसकी एक साल की परफॉर्मेंस 315% की रिटर्न, जब आए हुए एक साल ही नहीं हुआ और उसमें भी इसने 315% की रिटर्न दे दी है और न्यूज़ में हमेशा ये बना रहता है। अभी एक न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं। इरेडा प्लान्स टू रेज नियरली 5000 करोड़ वाया FPO इन Feb 2025। अब ये पैसे रेज करने वाला है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे? FPO से। अब FPO कैसे आएगा, क्योंकि सरकार के पास इसकी काफ़ी होल्डिंग है, 75% से ज़्यादा है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट स्टॉक है और गवर्नमेंट के पास अगर 75% से ज़्यादा होल्डिंग हो तो उनको सेल करने पड़ते हैं। मतलब गवर्नमेंट के किसी भी प्रोमोटर्स के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग हो तो उनको स्टेक जो है वो सेल करना पड़ता है, तो वो FPO निकालते हैं। तो इरेडा का भी वही प्लान है, फेब में 5000 करोड़ के आसपास वो रेज करने वाले FPO के जरिए। तो ऑब्वियसली पब्लिक थोड़ी और आ जाएगी, हो सकता है FIs DIs भी आ जाएं, तो दोस्तों उस टाइम हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा डाउन भी जाए, लेकिन तब तक ये ऑलरेडी शायद 300-400 तक पहुंच गया होगा, 300 तक तो अभी पहुंच गया है, हो सकता है कि उस टाइम तक 400-500 तक भी पहुंच गया होगा और आप सोचोगे कि FPO आएगा, नीचे आएगा तब खरीद लेंगे। तो दोस्तों शायद काफ़ी देर हो चुकी होगी। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, पर्सनली ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो क्योंकि इसका बिजनेस मुझे अच्छा लगता है। बिजनेस डिपेंड किस पे है? रिन्यूएबल सेक्टर में। रिन्यूएबल सेक्टर ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगा, और ऐसा नहीं है कि ये वारी रिन्यूएबल की तरह सर्किट लगा रहा है, ये अच्छा खासा ट्रेडिंग हो रही है, इसमें ऊपर नीचे भी होता है, ट्रेडिंग हो रही है और बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है इसका 66,000 करोड़ का। तो दोस्तों आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अभी अभी IPO आया था, ओला IPO। और ओला IPO का हम GMP देखते हैं, मतलब काफ़ी लोग करते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए इसको बाय कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखोगे मार्केट के जो हालात थे उससे चलते चलते ओला IPO का GMP माइनस में चला गया है। ये देखिए अपने अपर प्राइस बैंड से 3-4% डिस्काउंट पे मिल रहा है। कितना? 73 का, मतलब ओला IPO आया था 72 से 76 का प्राइस बैंड था और 76 का अपर प्राइस बैंड था, और ये 73 का GMP आ रहा है, मतलब 4% डाउन है। दोस्तों ये थोड़ी ख़राब न्यूज़ है, इससे आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि ओला IPO से शायद आपको कोई भी लिस्टिंग गेन नहीं होगा। तो जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही बाय किया था उनके लिए तो बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था तो मैं पर्सनली बता दूं मुझे कोई इसमें पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी लॉस मेकिंग है और लॉस इसका बढ़ता जा रहा है। हालांकि रेवेन्यू ऊपर जा रहा है लेकिन लॉस बढ़ता जा रहा है, और कंपनी के ओनर ने बोला है कि हमें नहीं पता कंपनी कब प्रॉफिट में आएगी या नहीं भी आएगी। तो दोस्तों आपको ये 9 अगस्त को लिस्ट होने को देखने को मिल जाएगा, तो 9 अगस्त को पता चल जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और IPO की जो कि है फर्स्ट क्राई का। अब इसका फर्स्ट क्राई का IPO 45 रुपये का GMP आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 45 रुपये का GMP, इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस 450 के आसपास है शायद। तो ये अभी आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में कितना 30% सब्सक्राइब हुआ है, वो भी ठीक है। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि GMP जो है वो रोज़ नीचे आता जा रहा है। अभी मार्केट आज ऊपर गई है, हो सकता है कल GMP भी ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट नीचे आएगी तो फिर से ऐसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जो कि मुझे एक नेगेटिव न्यूज़ लग रही है, मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि आपको पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। ये देखिए, हु इज सेलिंग इन द IPO। ऑब्वियसली IPO आता है तो कंपनी क्या चाहती है कि पैसे रेज हो, उनको पैसे मिले, और तो उसमें से कौन कौन अपने स्टेक्स बेच रहा है। फर्स्ट क्राई ऑफर फॉर सेल कंप्राइजिंग, ये शेयर नंबर ऑफ शेयर्स है, आउट ऑफ विच
SoftBank will offload 37.35% ऑफ द टोटल OFS। तो टोटल OFS का 37.35% जो है वो SoftBank ऑफलोड कर रहा है, मतलब अपने स्टेक्स दे रहा है ऑफर के लिए, अपने स्टेक्स बेच रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट देके, इतना बड़ा परसेंटेज देके आप कंपनी से निकल रहे हो सकता है कि SoftBank को उन पे भरोसा ना हो कि क्या ये कंपनी आगे प्रॉफिट में जा सकती है या नहीं, तो इसीलिए हो सकता है कि वो अपना प्रॉफिट लेके कि बहुत पैसे कमा लिए अब निकलो। और दूसरा क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, प्रेमजी इन्वेस्ट, टीपीजी ग्रोथ, न्यू क्वेस्ट एशिया आर सम अदर इन्वेस्टर्स हु विल टेक पार्ट इन OFS। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेक किसका है, SoftBank का, और दूसरे नंबर पे महिंद्रा एंड प्रेमजी इन्वेस्ट का है। तो दोस्तों ये थोड़ी चिंता की बात है कि इतना बड़ा बैंक है SoftBank, बहुत बड़ा बैंक है, इतना बड़ा बैंक है जो इससे निकल रहा है, तो क्या उनको भरोसा नहीं है, क्या कंपनी पे भरोसा नहीं है। और ये कंपनी भी लॉस में है, ये कंपनी का भी रेवेन्यू बहुत अच्छा गया है फर्स्ट ट्राई का, लेकिन कंपनी लॉस में है। और कंपनी का कुछ अपना प्रोडक्ट थोड़े हैं, लेकिन ज़्यादा ये थर्ड पार्टी में ही काम करती है, इधर उधर से प्रोडक्ट लेके अपने साइट पे सेल करती है। और बच्चों के प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सेल अच्छी होती है, बच्चों के प्रोडक्ट्स का सेल कभी कम नहीं होने वाली, लेकिन दोस्तों ऑप्शंस बहुत है, अमेजोन है, फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि इतना बड़ा बैंक जो है वो इसमें अपने इतने सारे स्टेक्स जो है वो ऑफलोड कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो कौन सा है, DG मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक। तो दोस्तों आज के दिन 1.3% की तेज़ी, और एक साल में अगर देखोगे तो 91% की तेज़ी। पहले तक तो ठीक था, कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ से देखो ऊपर जाना शुरू हुआ तो इसने 130% की रिटर्न दे दी, और टॉप लेवल में अगर देखा जाए तो 165% की रिटर्न, अच्छा खासा ऊपर गया है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो उतना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 9 दिसंबर 2022 को आया था, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। और मार्केट कैप कितना है, 341 करोड़ का। तो कंपनी ने दूसरा बोनस घोषित किया है, बोनस का रेशो क्या है, 2:1 का। उसका मतलब क्या है कि अगर आपके एक शेयर है आपको 2 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे, यानी कि अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपके वो शेयर 300 हो जाएंगे। बोनस अच्छी बात है, क्या कंपनी अच्छी है तो बोनस मिल रहा है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर कंपनी अच्छी नहीं है और बोनस मिल रहा है और फिर आपको उससे लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंपनी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ बोनस के चलते। अगर आपके पास है ऑलरेडी ये, तो आप बोनस एंजॉय कर सकते हो कि 9 अगस्त की रिकॉर्ड डेट है बोनस की। अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो ही जाना चाहिए, नहीं तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।